जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है स्वार्थी रिश्ते। गांव से आए सास ससुर को देखकर बहू बीमारी का बहाना बनाकर आराम से अपने कमरे में सो रही थी। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही शाम की सैर से वापस लौटी अहिल्या जी आजकल अपने पति सुखविंदर जी के संग अपने बेटे बहू के घर आए हुए हैं। अहिल्या जी का बेटा हरीश अपने ऑफिस के काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है कि अपने माँ बाप से बात करने का भी वह समय नहीं निकाल पाता। और यदि कभी अहिल्या जी उससे कुछ पूछना चाहें या कोई बात करना चाहें तो वे चिढ़कर जवाब देता है, क्या माँ आप तो सारा दिन घर पे खाली बैठी रहती हो, पर मेरे पास इतना समय नहीं है जिसे मैं आपके संग बर्बाद कर सकूं। मुझे ऑफिस का भी बहुत सारा काम करना है, इस तरह मुझे परेशान मत किया करो। यह कहकर वे वहाँ से चला जाता है। बहू भी कुछ कम नहीं थी। दरअसल हरीश के मन में उनके माता पिता के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करके बहू ने ही जहर भर दिया था। अहिल्या जी अपने बेटे बहू के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहती थी, लेकिन अपनी किस्मत समझकर मन मसोस कर रह रही थी। अहिल्या जी अपने पुराने समय की यादों में खोई हुई थी। कितने बड़े पद पर कार्य करते हरीश के पिताजी। ऑफिस और परिवार दोनों ही जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभालते थे। फिर भी उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को भी समय दिया और माता पिता को भी। सबके साथ प्यार से बात करते थे और अपने माँ बाबूजी की भावनाओं की कद्र करते थे। लेकिन हमारे बेटा बहू हमारी भावनाओं को तो क्या समझेंगे। सीधे मुंह बात भी नहीं की जाती उनसे। रसोई घर का सारा काम अहिल्या जी ही करती थी, लेकिन फिर भी उनकी बहू हमेशा यही जताती थी कि घर का सारा काम वही करती है। कई बार अहिल्या जी ने अपनी बहू को फ़ोन पर अपनी माँ से बात करते हुए सुना था। बहू हमेशा एक ही बात दोहराती रहती थी, एक तो बच्चे की पढ़ाई है, ऊपर से घर का इतना सारा काम, और तीसरा मेरे सास ससुर मेरे सर पर आकर बैठ गए हैं। इतना भी नहीं समझते कि बेचारी अकेली जान क्या क्या करेगी। बच्चे की परीक्षा के समय भी मैं अपने पति से हमेशा यही कहती, अपने माँ बाप को उनके गांव छोड़ आओ। अगर मेरे बच्चे की परीक्षा अच्छी नहीं गई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अहिल्या जी सब जानती थी, लेकिन अपने पति की तबीयत को देखते हुए अपने मुंह पर ताला लगाए हुए थी। यूँ तो अहिल्या जी हर काम में उनकी मदद करती थी, लेकिन फिर भी बहू को उन्हें घर से निकलवाने का कोई न कोई बहाना चाहिए था। दरअसल अहिल्या जी अपने पति के इलाज के लिए अपने बेटे बहू के घर शहर में आकर रह रही थी, क्योंकि गांव से रोज रोज इतनी दूर आना तो संभव नहीं था। अहिल्या जी के घुटनों में भी तकलीफ रहती थी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वे कभी शिकायत नहीं करती थी और बहू के काम में पूरी मदद किया करती थी। अहिल्या जी को भी जिल्लत के साथ रहना मंजूर नहीं था, पर क्या करती बेचारी, मजबूरी थी। कभी कभी ज़्यादा उदास हो जाती तो उनके अपने पोते के साथ खेलने का बड़ा मन करता, लेकिन उसी समय बहू चिल्लाकर बोलती, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की, चुपचाप अपने कमरे में ही पड़ी रहा करो। अहिल्या जी को अब अपना जीवन बोझ सा लगने लगा था। सोचने लगी कि मेरे पति क्या बीमार पड़े, मेरे साथ दो शब्द प्यार से बोलने वाला भी कोई नहीं है। अहिल्या जी के पति का 10 दिन के बाद ऑपरेशन होना था और उनके घुटनों में इतना ज़्यादा दर्द था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। आज रविवार का दिन था, सो बेटा घर पर ही था। इसलिए अहिल्या जी ने अपने बेटे से कहा कि मुझे अस्पताल तक छोड़ दो, तेरे पिताजी की रिपोर्ट दिखानी है। लेकिन बेटे ने साफ इनकार कर दिया। क्या माँ, एक संडे ही तो छुट्टी का मिलता है, उसमें भी तुम परेशान करने लग जाती हो, रिक्शा करके चली जाओ। यह बोलते हुए हरीश अपने कमरे में वापस चला गया और जाकर लेट गया। जैसे ही अहिल्या जी दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, इतने में बहू की आवाज़ आई, अजी सुनते हो, मुझे गाड़ी से पार्लर छोड़ दो।
बहुत तेज धूप है बाहर। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, अंदर से आवाज आई। यह देखकर अहिल्या जी की भरी आंखें लिए बाहर निकल गईं और रिक्शा ढूंढने लगी। लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी तो पीछे से ही एक रिक्शा वाला आकर रुका और बोला, माँ जी, लगता है आपकी टांगों में काफ़ी तकलीफ है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अहिल्या जी उसका धन्यवाद करते हुए रिक्शे में बैठ गई और मन ही मन उसे दुआएं देने लगी। अस्पताल पहुंचकर जब उसे पैसे देने चाहे तो रिक्शा वाला बोला, माँ जी, इतनी कड़ी धूप में आप पैदल दोबारा कैसे जाएंगी? आप होकर आइए, मैं आपके लिए यहीं खड़ा हूँ, आपको वापस भी छोड़ दूँगा। रिक्शे वाले के प्यार भरे 2 शब्दों से अहिल्या जी का हृदय गदगद हो गया। जब तक अहिल्या जी के पति ठीक ठाक थे तब तक मजाल है कोई उनके ऊपर उंगली भी उठा ले, परंतु जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है तब से बेचारे एकदम लाचार और बेबस हो गए हैं। इन 2 महीनों में ना जाने कितनी बार अहिल्या जी ने अपने बेटे बहू से खरी खोटी सुन ली थी। हालांकि उनका इलाज अपने रिटायरमेंट के पैसों से ही चल रहा था, लेकिन फिर भी उन पर एहसान जताया जा रहा था। एक दिन अहिल्या जी के पास उनके पति सुखविंदर जी के घनिष्ठ दोस्त लखन जी का फ़ोन आया कि वह शाम को सुखविंदर जी से मिलने आ रहे हैं। अहिल्या जी बहुत खुश हुई कि चलो, हरीश के पापा का भी थोड़ा दिल बहल जाएगा। हरीश को बोली, तुम्हारे पापा के मित्र आ रहे हैं तो थोड़ा नाश्ते का इंतज़ाम करना है, जो भी खर्चा होगा अपने पापा के पैसों में से काट लेना। उनका नाम सुनते ही सुखविंदर जी के दिल में एक नई ऊर्जा सी दौड़ गई, लेकिन बहू ने कुछ भी बनाने से साफ इनकार कर दिया। अहिल्या जी ने जैसे तैसे लंगड़ाते हुए सारे काम किए। शाम को जब उनके दोस्त उनसे मिलने के लिए घर आए तो सुखविंदर जी बहुत खुश हो गए। वह अपनी पत्नी अहिल्या जी और बहू से उन्हें मिलवाने लगे। हरीश से मिलकर उनके दोस्त बोले, बरखुरदार, आज तुम जो भी कुछ हो अपने माता पिता की वजह से ही हो, और तुम्हारी माता जी ने तुम्हारी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। सारा काम संभालते हुए भी कभी उफ तक नहीं की। यह सब करना इतना आसान नहीं होता। अब तुम्हारी बारी है इन्हें सुख देने की। अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना, उन्हें कभी दुख मत देना और उनकी सेवा हमेशा दिल से करना। यह अभी सारी बातें चल ही रही थी कि इतने में बहू उनकी बात को काटते हुए बोली, अंकल जी, बुरा मत मानना, लेकिन यह कोई अनोखे माँ बाप नहीं है जिन्होंने अपने बच्चों को पाला है। इन्होंने कुछ अलग तो नहीं किया है। हर कोई अपनी औलाद के लिए इतना काम तो करता ही है। जी अंकल जी, सीमा बिल्कुल सही बोल रही है, और वैसे भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने माँ बाप को खुश रखने की। हमने उनकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। अपने बेटे बहू की जली कटी बातें सुनकर अहिल्या जी की आंखों में आंसू आ गए। वह सबके सामने अपने आप को कमज़ोर साबित करना नहीं चाहती थी, इसीलिए अपने पल्लू से आंसू पोंछ डाले और मेहमानों से बोली, वैसे तो हरीश हमारा बहुत ख्याल रखता है, बहुत अच्छा बेटा है और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। इतने में हरीश भड़कते हुए बोला, माँ प्लीज़ मेरे सामने तो अच्छा बनने का ये नाटक मत करो। आपने ही इन लोगों को बोला होगा मुझे ये सब कहने के लिए, और अभी भोली बन रही हो। बेटे हरीश के मुंह से ऐसी कठोर शब्द सुनकर अहिल्या जी की आंखें आंसुओं से भर गईं। बिस्तर पर पड़े सुखविंदर जी को जैसे बहुत बड़ा धक्का सा लगा और वह लेटे लेटे ही बोल पड़े, जिस बेटे को इतने नाजों से पाला, अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जिस पर वही आज अपने माता पिता की परवरिश पर सवाल कर रहा है, और वह भी अपनी पत्नी के सामने। अरे तुम्हारी पत्नी ने तो तुम्हें मोह जाल में बांध लिया है, जिसके कारण तुम्हें कोई नज़र नहीं आता। उधर हरीश की बातें सुनकर सीमा ऐसे खुश हो गई जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो।
आखिर वो जो चाहती थी वही तो हो रहा था। दरअसल सीमा ने चिकनी चुपड़ी बातें करके हरीश को अपने जाल में फंसा लिया था। अब तो हरीश सीमा की हर बात का कायल हो गया था। एक दिन हरीश जब ऑफिस से लौटा तो उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सीमा ने जब चेक किया तो देखा कि हरीश को बुखार था। उसका बदन भी बहुत दर्द कर रहा था। सीमा ने जानबूझकर माँ पिताजी को कुछ नहीं बताया और सारी रात हरीश की सेवा करने का ढोंग करती रही। सुबह जब माँ को पता चला तो हरीश के पास जाकर पूछने लगी, बेटा तूने बताया नहीं तेरी तबीयत खराब है। अगर पता होता तो मैं काढ़ा बना देती, एकदम से ठीक हो जाता। इतने में हरीश उन पर तंज कसते हुए बोला, आप तो रात को घोड़े बेचकर सो रही थी, आपको क्या पता कि मेरा इतना बदन दर्द कर रहा था। बेचारी सीमा ने रात भर जागकर मुझे दवाई दी, मुझे दर्द से राहत देने के लिए मेरी टांगें दबाती रही, तब जाकर मैं कहीं सो पाया। हरीश के ऐसे कहने से मानो अहिल्या जी की जिंदगी भर की मेहनत पर किसी ने पानी का घड़ा उड़ेल दिया हो। अहिल्या जी करुण स्वर में बोली, बेटा दरवाज़ा बंद होता है तुम्हारा, मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है। वैसे तो तुमने सही कहा, तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी सब कुछ है, हमने कभी तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं। इतने में सुखविंदर जी बोले, मैं तो सारा दिन ऑफिस की जिम्मेदारी में लगा रहता था। तुम्हारी माँ ने सारी रात जागकर तुम्हारा ध्यान रखा है। तुम्हें सूखी जगह पर सुलाकर खुद गीले पर सो जाती थी, पर कभी उफ तक नहीं करती थी। ऐसी है तुम्हारी माँ। तेरे बड़े होने पर, तेरी एग्ज़ाम के समय पर, जब तू देर रात तक जागता था, तेरी माँ ही तेरे साथ जागती थी। कभी तुझे चाय बना कर देती तो कभी तेरा सर दबाती। मैंने तो सिर्फ अपने पैसे खर्च किए थे, पर उसने तो अपने दिन का चैन और रातों की नींद तुझ पर कुर्बान कर दी थी। जब तूने सीमा के साथ शादी करने की बात कही थी तो सभी तेरे खिलाफ थे, लेकिन तेरी माँ हमेशा तेरे साथ खड़ी रही। शादी के बाद भी उसने बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार किया, लेकिन उसने कभी तेरी माँ को अपनी माँ नहीं समझा। उसने तो बस तुझ पर ही अपना अधिकार जमाया। हमारे यहाँ आने के बाद भी तेरी पत्नी सिर्फ तेरी पसंद का खाना बनाती है। अपनी बचत से महंगा तोहफा लाई हूँ, यह कहकर तुझे अपने मोह जाल में फंसाने में कामयाब हो गई। धीरे धीरे वह तुझे हमसे दूर लेकर जा रही है। हम यह बात समझ रहे थे, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमें अपनी परवरिश पर यकीन था। लेकिन हमें नहीं पता था कि इतना बेटा दूर चला जाएगा कि अपने माँ बाप की कुर्बानियों पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा। जब सुबह तेरी माँ अब कमरे में चाय नाश्ता लेकर गई तो तूने बोला, नाश्ता यहाँ रख कर चली जाओ, हम बाद में खा लेंगे। बेचारी सीमा रात भर नहीं सोई, उसे नींद पूरी करने दो। बेटा कल की आई पत्नी की इतनी चिंता, और जिस माँ ने अपनी नींद की परवाह ना करते हुए तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि तू संसार में स्वाभिमान के साथ जी रहा है, उसी के सारे प्रयासों को तूने पल भर में नकार दिया। हरीश कुछ बोलने ही लगा था, लेकिन उसकी बात काटते हुए बाबूजी बोले, सच ही कहा है किसी ने, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और से क्या शिकायत करना। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब मैं अपनी पत्नी का और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपनी खुशहाल ज़िंदगी मुबारक हो। अब हम दोनों यहाँ से जाना चाहते हैं। ससुर जी, आज आपने पहली बार बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि दूसरों के घर में नौकरों की तरह रहने से अच्छा है कि अपने घर में ही रहा जाए। बहू बेशर्मी से बोली तो बेटे ने भी कहा, चलो देर से ही सही, लेकिन आप लोगों से मुझे छुटकारा तो मिला, वरना मैं तो सोच रहा था कि मैं ही आपको गांव में छोड़ कर आऊँ। बेटे और बहू की इन तीर के समान बातों को सुनकर दोनों पति पत्नी अपना सामान समेटकर गांव की ओर चल दिए, लेकिन अपना अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया।
वे दोनों रात को घर पहुँचे और सुबह अपने बिस्तर से उठ ही नहीं पाए। हमेशा हमेशा के लिए उन्हें अपने दुखों से छुटकारा मिल गया था। जैसे ही बेटे बहू को पता चला, दोनों तुरंत दिखावा करने के लिए भागते हुए सारे क्रियाक्रम के पश्चात हरीश ने घर को बेचने का फैसला कर लिया ताकि वह शहर जाकर आराम से रह सके। जैसे ही पिताजी के दोस्त ने यह सुना कि उनका मकान बेचा जा रहा है, वह तुरंत घर आए और हरीश से बोले, बेटा तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हरीश उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी के कमरे में जो अलमारी है उसे खोलो। जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारे पिताजी उस अलमारी को कभी तुम्हें हाथ क्यों नहीं लगाने देते थे? तभी उसे याद आया कि उसने कितनी बार पापा की अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन हमेशा पिताजी अलमारी खोलते देखकर उसे डांट दिया करते थे। वह तो उस अलमारी के पास भी उसे आने नहीं देते थे। लेकिन आज आखिरकार रात से पर्दा खुलने वाला ही था। जैसे ही हरीश ने अलमारी खोली, उसके अंदर कुछ पेपर्स रखे दिखाई दिए। जब उसने वह कागज़ खोल कर देखे तो सोचा कुछ ज़मीन जायदाद के कागज़ होंगे, लेकिन उस पेपर्स को पढ़ते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन पर लिखा था कि आज से 30 साल पहले उन्होंने हरीश को अनाथ आश्रम से गोद लिया था। हरीश का दिमाग झंझना गया और हाथ पैर सुन्न पड़ गए। शरीर में तो जैसे जान ही नहीं रही और पेपर्स छोड़कर ज़मीन पर गिर पड़े। हरीश की ऐसी हालत देखकर जब सीमा ने पेपर उठाकर पढ़े तो वह भी हक्की बक्की रह गई। पिताजी ने अपनी सारी जायदाद और गहने हरीश और उसकी पत्नी के नाम पर कर दिए थे। अब तो हरीश शर्म से ज़मीन में गड़ा जा रहा था। यह क्या कर दिया मैंने? जिन माता पिता ने इस अनाथ को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाया, एक नया जीवन दिया, मेरी सारी खुशियां और इच्छाओं को महत्व देते हुए अपने जीवन को एक तरफ रख दिया, उन्हें मैं कुछ दिन अपने घर में जगह भी न दे पाया और जलील करके उन्हें वापस भेज दिया। लालत है मुझ पर जो 2 वक्त की रोटी भी उन्हें इज्जत से न खिला सका। आज वह खुद से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। इन सब घटनाओं से हैरान हुई सीमा थोड़ी देर के लिए तो कुछ न बोल सकी, लेकिन खुद को संभाला तो हरीश से कहा कि गुनाहगार तो मैं हूँ जो उम्र भर आपके माँ बाप के खिलाफ आपके मन में जहर घोलती रही। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू थे, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। जब सब लोग चले गए तो वहाँ से उठकर वह माँ बाबूजी की तस्वीर के आगे घुटने टेक कर माफ़ी मांगने लगा। माँ बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमने घोर पाप किया है, अपने बेटे होने तक का फ़र्ज भी नहीं निभा पाया। माँ बाबूजी की तस्वीर के आगे रोते रोते उसकी आंख लग गई। अचानक उसे ऐसा लगा किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, काश तुमने हमें जीते जी यही सम्मान और थोड़ा सा पार दे दिया होता तो हम सुकून से मर सकते। अब जब तुम्हें अपने किए का पछतावा हो चुका है तो हमें अपनी तपस्या का फल मिल गया है। अब हम चैन से मुक्ति पा सकेंगे। हरीश अचानक नींद से जाग गया। सामने देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह उसके माता पिता ही थे, क्योंकि उसकी माँ उसे बचपन से ही सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद देती थी। उसने अपने माता पिता को धन्यवाद किया और फैसला किया कि अब वह उस घर को नहीं बेचेगा, वहाँ एक वृद्ध आश्रम बनाएगा और वहाँ रहने वालों की जीवन भर सेवा करेगा। दोस्तों, कहा गया है, जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताने से क्या होए। यह कहानी हमें यही बतलाती है, जीते जी जब तक हम इंसान की कदर नहीं करते और मरने के बाद हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए उनके रहते अपने माँ बाप को मान, सम्मान और इज़्ज़त दीजिए, जिससे कल को हमें पछताना ना पड़े। आपकी क्या राय है इस कहानी को लेकर? प्लीज़ अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़
इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए, जिससे कभी कोई बच्चा ऐसी गलती ना करे। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। पास में लगी बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम दोस्तों।